नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपना यूनिट 3 जो टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण क्या है, पद्य शिक्षण का जो है वो क्या महत्व है हमारे हिंदी शिक्षण के संदर्भ में, और जो पद्य शिक्षण है उसका अन्य नाम क्या है, कविता शिक्षण। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि जितना कि हमारा गद्य शिक्षण वाला। ठीक है, तो जो गद्य शिक्षण है हम बात कर रहे हैं पद्य शिक्षण की, तो क्या है कि जो काव्य है हमारा उसके दो मुख्य रूप हैं। कौन कौन से? एक हमारा गद्य काव्य और दूसरा हमारा पद्य काव्य। ठीक है, तो काव्य के ये जो दो मुख्य रूप माने जाते हैं, जो काव्य हमने गद्य के रूप में लिखा उसको गद्य रूप काव्य के नाम से जाना जाता है, और जो काव्य हमने पद्य के रूप में लिखा अर्थात कविताओं के रूप में जिसको लिखा उसको हम पद्य काव्य का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहा जा सकता है कि जो आपका पद्य काव्य है या जो कविताएं हैं आपकी, इसके अंदर आपका जो लय है, ताल है, सुर है, गति है, जो अलंकार है, छंद है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो जिनका ध्यान जो है वो उसमें रखा जाता है। और ये जो चीजें हैं इसका जो संबंध कहता है कि जो आपका गद्य काव्य है इसका संबंध मनुष्य के हृदय से होता है, और इसमें व्यक्ति की भावनाओं की जो झंकार है वो अद्भुत शक्ति के रूप में हमें मिलती है। और अगर हम गद्य की बात करें, देखिए गद्य और काव्य, गद्य और पद्य दो हमारे साहित्य की मेन स्ट्रीम है। तो जो गद्य का काव्य है वो क्या है, वो छंदोबद्ध रचना नहीं होती है, बल्कि क्या होता है उसके अंदर ज्ञान का जो है वो भंडार होता है ना। वहीं पर जो पद्य काव्य हमारा है उसके अंदर क्या होगा, उसमें जो है वो ज्ञान के साथ साथ रसानुभूति और आनंदानुभूति ये चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं कि जो कवि का प्रयोजन है वो क्या होता है, कविता के अंदर आनंद की अनुभूति करवाना। ठीक है, सिंपल सिंपल शब्दों में अगर हमें समझा तो सीधी सी जो सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम कहें तो वो यही है कि जो कविता है हमारी वो व्यक्ति का या जो विद्यार्थी हैं उनका क्या है, मनोरंजन भी करती हैं, और साथ ही साथ क्या है उसके अंदर जो रस है, जो ज्ञान है वो भी जो है वो हमें उपलब्ध करवाती है। ठीक है, अब कहते हैं आगे कि कहने का तात्पर्य क्या है कि कविता विचारों को व्यक्त करते हुए जो है मुख्यतः क्या होती है, भाव प्रधान होती है, उसके अंदर भावनाओं का समावेश रहता है। और जो गद्य क्या है वो मुख्यतः क्या करते हैं, इसमें गद्य जो है वो विचार प्रधान रचना होती है ना। गद्य और पद्य के अंदर मेनली क्या डिफरेंस है कि जो गद्य है वो विचार प्रधान रचना है, और जो पद्य है आपकी वो क्या है, भाव प्रधान रचना है, जिसमें कि भावों का समावेश रहता है। मेनली यही अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पद्य का अर्थ क्या है हमने समझा अभी। इसके बाद हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर जैसे हम इसकी जो डेफिनेशंस हैं विभिन्न विचारकों ने अलग अलग दी हैं, भारतीय विचारकों ने भी दी हैं और जो विदेशी विचारक हैं उन्होंने भी दी हैं। ठीक है, भारतीय विचारकों की अगर इंडियन व्यूज पॉइंट से हम देखें तो क्या है, आचार्य जो मम्मट हैं उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुण वन अलंकृति पुण्य क्वापि, अर्थात जो दोष रहित है, जो गुण युक्त रचना है, प्राय अलंकृत परंतु कभी कभी अनअलंकृत शब्द के अर्थ को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। यानी कि इसके अंदर कविता के अंदर क्या है, आपके भाव होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है, दोष रहित होती है ये रचनाएं। और इसमें क्या है आपका जो है अलंकृत परंतु कभी कभी अनअलंकृत भी होती है, कि जरूरी नहीं कि हर आपका जो काव्य है उसमें अलंकार आपके शामिल हों। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रचना है वो आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो है वो रचना क्या कहलाती है, काव्य कहलाता है। सेकंड हम इसमें बात करें तो आचार्य विश्वनाथ एक हुए हैं भारतीय मुनि, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो आपकी रचना है रसात्मक वाक्य को कविता कहा है। रसात्मक वाक्य मतलब कि जिस वाक्य के अंदर रस की उत्पत्ति हो, जहां से रस टपकना जिसको कहते हैं, कि शब्द इतने मधुर हो कि वहां से हमें एहसास हो कि रस जो है वो यहाँ से रस की जो है वो अनुभूति हमें हो रही है। तो जो रसात्मक काव्य है वो आपका क्या है, वो जो आपका है वो आपका काव्य माना जाएगा, रसात्मक वाक्य। ठीक है, संस्कृत में हम इसको लिखेंगे वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, फिर जो है आगे हम बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। पाश्चात्य दृष्टिकोण में अगर हम कहें तो जॉनसन के अकॉर्डिंग हम पढ़ें
तो वो कहते हैं कि कविता क्या है, छंदों में रचना है, कि जो कविता है हमारी उसके अंदर क्या है, छंद दिए हुए होते हैं, छंदों में रचना हमारी कविता मानी जाती है। फिर है मिल्टन। मिल्टन कहते हैं कि कविता को क्या है, सरल, ऐन्द्रिक एवं उत्तेजनापूर्ण माना है, कि कविता एक इस प्रकार की रचना है जो सरल तो है ही है, साथ के साथ इंद्रियों पर भी जो है वो आधारित है, फिर हमें क्या है, एक्साइट कर देती है, उत्तेजित कर देती है। कविता के जो शब्द होते हैं वो उत्तेजना भरे होते हैं, है ना। तो ऐसा इन्होंने कहा। अब कुल मिला के अगर देखा जाए, दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाए तो क्या है कविता। कविता एक ऐसी रचना है जो कि भाव प्रधान होती है, जबकि जो गद्य है वो क्या है, विचार प्रधान होता है ना। दूसरा जो है क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो है आपकी रसानुभूति और आपका जो आनंद की जो अनुभूति है वो काव्य का मुख्य गुण है। अलंकार इसके अंदर हो भी सकते हैं और बिना अलंकार के भी कविताएं लिखी जा सकती हैं। ये कुछ एक खास विशेषताएं हैं हमारे काव्य की, जो हम जिनको काव्य या पद्य काव्य के अंदर हम जिनको शामिल करते हैं। अब हम पक्ष की बात करें तो जो क्या है, कविता के जो है ना दो मुख्य एस्पेक्ट्स होते हैं, कविता के दो मुख्य पक्ष होते हैं। कौन कौन सा, पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। अब जब भाव पक्ष की हम बात करते हैं तो भाव पक्ष क्या है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जब हम भावों की कविता क्या है, भाव प्रधान रचना है ना। भाव में जो है क्या है, जो मूल हमारा सब्जेक्ट है, जो प्रतिपाद्य विषय है, उसको मेनली हम देते हैं। ठीक है, प्रतिपाद्य विषय क्या, की कविता क्या है, कविता का संबंध जो है वो मानव का जो मन है, जो अंतर्भूत उसकी अनुभूतियां हैं, ठीक है, उनको क्या है, उनका संबंध किस चीज से होता है, उनका संबंध हमारी भावनाओं से होता है ना। जो हमारे हम फीलिंग, जो जिनको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मन के अंदर जो आइडियाज आते हैं, उनकी जो अनुभूति है वो क्या है, वो रचनाएं इसके अंदर आती हैं, वो अनुभूतियां इसके अंदर आती हैं, और उनका संबंध किस चीज से होता है, उनका संबंध व्यक्ति की परिस्थितियों से होता है, कि जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, कवि का जो मन है वो उसी प्रकार के भावों को लेखनी में बदल देता है। ठीक है, या यूं कहें कि कविता का जो भाव पक्ष है, कविता के विचारों की अनुभूतियों और भावों से निर्मित होता है। ठीक है, अब मेनली अगर काव्य शास्त्रियों में भाव पक्ष में बात करें तो उसके अंदर आपका आएगा कल्पना पक्ष आ जाएगा, इसी कल्पना पक्ष के साथ साथ आपका बुद्धि पक्ष आ जाएगा, और बुद्धि पक्ष के साथ साथ आपका जो भाव तत्व है उसका समावेश जो है वो किस में आएगा, आपका वो भाव पक्ष के अंदर शामिल किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कला पक्ष की, जहाँ पर भाव है लेकिन भावनाओं को कला के रूप में जब पिरोया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कला पक्ष बन जाता है। ठीक है, कला पक्ष को क्या है, अगर भाव पक्ष शरीर की आत्मा है तो कला पक्ष क्या है, शरीर है। कला पक्ष को हम क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे इसका, काव्य का, और भाव पक्ष को हम क्या कहेंगे, आत्मा अगर ये है तो इसका जो है वो हम उसको क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा है इसमें। आगे कहता है कि जो कला पक्ष भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है, और यदि यह माध्यम क्या है, अगर ये माध्यम अपुष्ट होगा, अपूर्ण होगा, अच्छा नहीं होगा, बेढंगा होगा, तो क्या होगा, आत्मा का जो प्रकाशन है वो भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि दोनों ही चीजें जो है वो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों का ही जो है वो कविता के अंदर होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल देखिए कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, है ना, कि क्या है, यह जो गुण है वस्तुतः कविता के कला पक्ष की उत्कृष्टता को दिखाता है, कि कितने अच्छे ढंग से, कितनी अच्छी कला से जो है वो लिखने वाले ने लिखा है, कवि ने, कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, की जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन जब गंभीर क्या है, घाव करे गंभीर, यानी कि जो घाव है वो बहुत ज्यादा गंभीर कर देता है। तो यहाँ पर शब्द छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो इनको पिरोया गया है। अगर हम संक्षेप में कहें तो यही कहेंगे कि कविता के जो कला पक्ष है ना, उसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, शब्द शक्ति आ जाएगी, शब्द योजना आ जाएगी, अलंकार आ जाएंगे आपके, और फिर छंदों का समावेश आ जाएगा। यानी कि जो शब्द है, शब्दों को किस प्रकार से हमने रूप देना है, किस कला में उनको ढालना है, ये कला पक्ष के अंदर आ जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका छंद आगे, और छंदों के साथ साथ आपकी शब्द योजना की किस प्रकार से आपने जो शब्दों को है वो योजना के अंदर पिरोया है।
ठीक है, तो ये था आपका कविता के दो मेन पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष। इसके बाद हम आगे कविता के प्रयोजन की बात करते हैं कि कविता जो है वो उसका मेन प्रयोजन क्या है। सभी विचारक मेनली क्या मानते हैं कि जो आनंद की प्राप्ति है वो हमारी कविता का मुख्य प्रयोजन माना जाता है। कि कविता क्या है, स्वांत सुखाय रचना होती है कई बार, और कई बार क्या है समाज के हित को देख करके भी कविताएं लिखी जाती हैं। लेकिन जो है मेन हम क्या करते हैं कि जब इसका मेन जो हम मान के चलते हैं वो यही मान के चलते हैं कि आनंद की प्राप्ति जो है वो कविता का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, आगे हम चले कि कविता की रचना के पीछे क्या होती है। कुछ एक प्रेरक रूप होते हैं, कुछ एक भावनाएं होती हैं, कुछ एक अनुभूतियां होती हैं, जिससे कि कोई भी कवि का हृदय जो है वो अपनी भावनाओं को झंकृत करता है कविताओं के रूप में। ठीक है, अब अगर अध्यापक के प्रयोजन के दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं कि जो कवि का दृष्टिकोण है और एक जो पाठक का दृष्टिकोण है। अध्यापक को जो है वो दोनों ही चीजों का ध्यान होना चाहिए कि आपका जो है वो कवि का दृष्टिकोण क्या है और जो पाठक है उसका दृष्टिकोण भी कैसे होना चाहिए। इस चीज की अगर अध्यापक को क्लियरिटी रहेगी तो जो है उसका काम आसान रहेगा। कवि की दृष्टि से क्या होना चाहिए, कविता क्या होती है, कवि की दृष्टि से एक रस प्रधान रचना होती है ना, रस प्रधान रचना होती है। और इसलिए इसका मुख्य प्रयोजन क्या होता है, रस की उत्पत्ति कर देना या रसोत्पत्ति जिसको हम कहते हैं, वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कवि क्या है, जो भावनाओं में लीन होकर के अपने काव्य की रचना करता है, और इसलिए रस की जो निष्पत्ति है वो क्या है, स्वाभाविक रूप से होती है ना। कि जब हम किसी भी चीज को भावों के साथ जोड़ करके जब हम कोई अपनी लेखनी से कुछ लिखते हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो रस होगा उत्पन्न होगा वो स्वाभाविक रूप से होगा, उसमें कोई कृत्रिमता या आर्टिफिशियलिटी नहीं होगी। और जो रस विहीन कविता को कविता नहीं बल्कि क्या कहते हैं हम हिंदी के अंदर, हम उसको तुकबंदी कह देते हैं कि सिर्फ तुकबंदी की गई है क्योंकि इसके अंदर भाव नहीं है, इसके अंदर रस नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं, ये आती हैं आपके कवि की दृष्टिकोण से। सेकंड हम इसमें कहें कि कविता क्या है, जो कवि है स्वांत सुखाय के लिए इसको लिखता है। स्वांत सुखाय का मतलब क्या है कि खुद की खुशी के लिए लिखना, कि जो भी भाव या जिन परिस्थितियों में कवि विशेष कोई रह रहा है उन परिस्थितियों में वो कैसी रचना करेगा, कैसे उसका जो है वो उसके विचारों के साथ तालमेल है वैसे ही रचना वो करेगा। तो ये जो स्वांत सुखाय भी इसका रहता है। और दूसरा साथ ही साथ जो समाज है, समाज के परोपकार के लिए भी कविताएं लिखी जाती हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। फिर क्या है, अभिव्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा कविता को जन्म देती है, अर्थात कविता की रचना करना क्या है, कवि के मन की उत्कृष्ट आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें एक पॉइंट और भी आ सकता है कवि की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है कि जो ये लोग है ना, इस यहाँ पर यश की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना, ये और क्या है और उसमें कहेंगे हम कि ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन, जो व्यक्ति का जीवन है उसको भी प्रभावित करती हैं, है ना। हर व्यक्ति को धन चाहिए होता है, तो कभी कभी धन चाहिए जीवन जीने के लिए, उसको भी यश चाहिए, समाज के अंदर नाम चाहिए। तो इन चीजों की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी जो कवि है कई बार कविताएं लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी इसके अंदर शामिल होगी। फिर अगर हम पाठक के दृष्टिकोण से बात करें, पाठक कौन होता है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पाठक के दृष्टिकोण से अगर कविता का जो उद्देश्य है वो क्या है, मुख्य प्रयोजन होता है इसके अंदर आपको लोकोत्तर सुख की प्राप्ति की, जो इस लोक के अंदर सुख है उनकी प्राप्ति आपको काव्य के माध्यम से हो। और क्या है, रसमगनता जो है वो इस स्थिति में उसके मनोविकार जो मन के अंदर होते हैं, है ना, उनको दूर करती है। क्योंकि क्या है, व्यक्ति का जो जीवन है वो कितना जटिल है हम सभी जानते हैं, लेकिन कविताएं जो हैं वो इस प्रकार से अपने शब्दों के माध्यम से रस की उत्पत्ति करती हैं कि जो हमारे मनोविकार हैं जो चल रही होते हैं दिमाग के अंदर, या जो भावनाएं चल रही होती हैं उनको जो है वो आनंद प्राप्त करती हैं कविताएं, है ना, पाठक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। और फिर क्या है, जो कविता है पाठक को उपदेश भी देती है कि कविताओं के अंदर बहुत सारे संदेश छुपे होते हैं, है ना। चाहे कोई जो कविता है आपकी प्राकृतिक सौंदर्य पर है, चाहे वो समाज के किसी विशेष बुराई को लेकर के लिखी गई है, या जो है वो वातावरण है, वातावरण के अकॉर्डिंग है, या अन्य कोई परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग कविता लिखी गई, तो वो क्या है, वो जो पाठक विशेष है उसको क्या है, प्रेरणा भी देती है ना।
तो इससे क्या है, जो कविता जो जीवन का सौंदर्य है या जो मधुर पक्ष है कविता का, वो कविताओं के अंदर शामिल होता है। और इसके साथ साथ क्या है, जीवन का जो व्यवहारिक पक्ष है और जो दार्शनिक पक्ष है जीवन का, उससे भी जो कविताएं हैं व्यक्ति की जो है समन्वय दोनों के बीच में कविता करती है कि व्यक्ति का जो व्यवहारिक पक्ष है उसके साथ भी कविताएं जुड़े, और उसके साथ साथ क्या है, जो दार्शनिक पक्ष है उससे भी जो है वो कविताओं का उसके साथ तालमेल बने। ठीक है, तो ये तो था हमारा कविता का प्रयोजन। ठीक है, अब हम इसमें बात करें आगे कविता शिक्षण के उद्देश्यों की, कि कविता शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। कविता शिक्षण के दो मेनली उद्देश्यों की हम बात करेंगे आज की। कविता शिक्षण का एक उद्देश्य हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य, और दूसरा हमारा हो गया विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, जब हम किन्हीं जो है नॉर्मल चीजों पर जब हम बात करते हैं, सामान्य चीजों पर को लेकर हम चलते हैं, तो वो हमारा सामान्य उद्देश्य आएगा। सामान्य उद्देश्य के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे सबसे पहले हम बात करें सामान्य उद्देश्यों में, सबसे पहले कौशल संबंधी उद्देश्य हमारे आएंगे। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला कौशल संबंधी उद्देश्य। जो कौशल है, जैसे श्रवण कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया, वाचन कौशल हो गया, पाठन कौशल हो गया, है ना, कौशल संबंधी उद्देश्य जो है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कौशल संबंधी उद्देश्य। इसमें जो है वो क्या है, ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमारे आता है। इसमें क्या है, विद्यार्थियों के अंदर जो है वो सबर प्रवाह, सबर प्रवाह कि सबरों का प्रवाह जो है वो हमने कैसे रखना है। ठीक है, और सबरों के अंदर उतार चढ़ाव हमने कैसे रखना है, कैसे हमने आवाज को ऊंचा करना है, आवाज को हमने नीचा करना है ना। और उसके साथ साथ क्या है, भावों के अनुरूप, भावों के जो अनुरूप कविता है, भावों के अनुरूप कविता का शिक्षण करना क्या होता है, कवि का सामान्य उद्देश्य माना जाता है ना। क्योंकि जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप ही जो है हम अपने शिक्षण कार्य को लेकर के चलते हैं, अपनी कविता का पाठ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे इन चीजों में जो है वो बच्चे को, विद्यार्थी को योग्य बनाना है ना, कि कैसे हमने अपने स्वरों के प्रवाह को रखना है, कैसे हमने अपने भावों के अनुरूप उनको समझना है। तो ये जो चीजें हैं इनमें योग्यता विकसित करना हमारा क्या कहलाता है, हमारे कौशलात्मक उद्देश्य के अंदर आता है। दूसरा है कविता सुनना और कविता को सुन करके अर्थ ग्रहण करना। कविता को सुनना और सुन करके, सुनना और अर्थ ग्रहण करना, संक्षेप में लिखूंगी मैं, अर्थ ग्रहण करना है ना। ये भी क्या है, आपकी कविता शिक्षण के अंतर्गत आएगा। और इसमें क्या है, इसमें बच्चे को योग्य बनाना, ये भी हमारा जो है वो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा, कि बच्चा जो है वो कविता को सुने और उसका जो सही अर्थ है उसको ग्रहण कर सके। ठीक है, फिर है विद्यार्थियों में नेक्स्ट हम लेके चले, तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर हम लेके चले थर्ड पॉइंट हम इसमें लेके चलते हैं कि जो कविता है आपके वो क्या है, एक सौंदर्य अनुभूति को विकसित करना। सौंदर्य अनुभूति को विकसित करना, ये भी जो क्या है हमारी कविता शिक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। किस तरह का उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, सौंदर्य की अनुभूति जो है वो उसको विकसित करना। फिर क्या है, विद्यार्थियों में वाक्य सौंदर्य परखने की शक्ति विकसित करना, कि जो वाक्य के अंदर क्या सौंदर्य लिखा गया है, इस चीज को भी जो है वो सामान्य उद्देश्य के अंदर हम शामिल करते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं आपकी जो
बच्चे की जो कल्पना शक्ति है, ठीक है, कल्पना शक्ति को विकसित करना, कल्पना शक्ति को विकसित करना भी जो क्या है, वो भी जो है हमारा विकसित करना भी कविता का मुख्य सामान्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कल्पना के साथ साथ क्या है, आप बच्चे की जो बौद्धिक शक्तियां हैं, जो बौद्धिक शक्तियां हैं, बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है, जो बच्चे का बौद्धिक स्तर है उसका हमने विकास कैसे करना, ये भी सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। फिर क्या है, विद्यार्थियों को जो कविता है, जो वाक्य हैं, उसकी समीक्षा करना भी बच्चों को आना चाहिए कि जिस प्रकार के वाक्यों का कविता के अंदर प्रयोग किया गया है, उनको हम जो है वो समीक्षा, उनके गुण, जो दोष, जो आलोचना है वो हमने कैसे करनी है, क्या कमी है उसके अंदर, क्या चीजें कवि ने मेंशन की है, इनकी समझ बच्चों को होनी चाहिए। ये इसके लिए बच्चे को समझाना भी क्या है, हमारे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत है, आता है। फिर जो है हम दूसरा इसके अंदर बात करते हैं कि जो व्यक्ति के भाव और अनुभूतियों के साथ क्या है, तादात्म्य भी होना चाहिए। ठीक है, तादात्म्य जहाँ पर, तालमेल जहाँ पर होगा, तो वो जो चीजें हैं वो भी बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। ये तो थे हमारे कौशलात्मक उद्देश्य। अब हम बात करें ज्ञान संबंधी उद्देश्यों की। ठीक है, मैं रख कर रही हूँ उसको, ज्ञान संबंधी जो हमारे उद्देश्य हैं। सेकंड पार्ट पहले हो गया कौशलात्मक, दूसरा पार्ट हमारा हो गया ज्ञान संबंधी उद्देश्य। ज्ञान संबंधी उद्देश्य, ज्ञान देखिए जैसे नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जो ज्ञान की प्राप्ति में हमारे सहायक हों, कविताएं इस प्रकार की हों जो, जिसमें क्या है, कविता में जो विचार हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं, जो घटनाएं हैं, जो पौराणिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक घटनाएं हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, है ना, सामाजिक आदर्श है, चाहे धार्मिक विश्वास है, कुछ भी है, लेकिन इन सब का ज्ञान प्रदान करना क्या है, कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो ज्ञान संबंधी जो उद्देश्य हैं काफी विस्तृत है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारी आती हैं। फिर साथ ही साथ क्या है, कविता के माध्यम से व्यक्ति को जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उन सब चीजों को जो बच्चे के सामने रखना और सचेतन करना, बच्चे को चेत जो है वो क्या करना, उसको जो है सक्षम बनाना इन चीजों को जानने के लिए कि कैसे जो है वो हम समाज के अंदर हमें रहना है, किस प्रकार का व्यवहार हमें करना है ना, ये चीजें जो हैं वो आपके ज्ञान संबंधी उद्देश्यों के अंदर आएंगी। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका जो शब्द शक्तियां हैं, चाहे शब्द योजना है, चाहे आपकी तुकबंदी है, जो लय है, गति है, स्वर है, कहाँ पर आपने आगे बढ़ना है और कहाँ किस तरह के विभिन्न रसों का आपने जो है प्रयोग करना है, ये चीजें भी आपके ज्ञान के अंदर आ जाएंगी। फिर विद्यार्थियों में क्या है, काव्य के में जो जीवन है, व्यक्त जीवन है, उसके विभिन्न जो पक्ष हैं उनका भी चयन करना जो है वो कवि का उद्देश्य रहता है, और जो ज्ञान संबंधी उद्देश्यों के अंदर हमारे आता है। तो दूसरा ये हो गया हमारा। तीसरा हो गया रुचि से संबंधित उद्देश्य। रुचि से संबंधित उद्देश्य कि व्यक्ति के अंदर साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी जो है वो हमारे किसका उद्देश्य रहता है, साहित्य का, काव्य साहित्य का उद्देश्य रहता है। काव्य अध्ययन में बच्चे की रुचि हो, सात्विक भावनाओं का बच्चे के अंदर विकास हो। सात्विक भावनाएं क्या होती हैं, जो अच्छे विचार समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति और जो उसके रहने वाले जो लोग हैं सबके प्रति अगर अच्छे विचार बच्चे के मन में हैं तो वो सात्विक भावनाएं कहलाती हैं। तो साहित्य में भी क्या है, सात्विक भावनाएं जो हैं वो कैसे जो है समाज के अंदर फैलें, कैसे बच्चा उनके प्रति जागरूक हो, ये जो उद्देश्य है ये भी हमारा किसमें रहता है, ये हमारा काव्य के सामान्य उद्देश्यों में रहता है। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट आता है अभिवृत्ति से संबंधित उद्देश्य।
अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि से संबंधित उद्देश्य, ये भी जो है हमारा किसमें आएगा, ये भी हमारा काव्य के सामान्य उद्देश्यों में आएगा। और अभिवृद्धि क्या होती है, जब हम किसी खास क्षेत्र के अंदर कोई जो है वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो अभिवृद्धि हमारी मानी जाती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने आज शिक्षा के जो सामान्य उद्देश्य है कविता शिक्षण के, उनके बारे में पढ़ा कि जो हमारे पद्य शिक्षण है या जो कविता शिक्षण है वो एक ही है दोनों, इसको हम काव्य शिक्षण का नाम भी दे सकते हैं। और जो काव्य की तो मेनली हमने दो चीजें पढ़ी, गद्य काव्य के दो रूपों के बारे में मैंने आपको बताया, गद्य काव्य और पद्य काव्य। ठीक है, अब हम इसके बाद हमने क्या किए थे, इसके बाद हमने इसके उद्देश्यों को पढ़ा था कि जो हमारा काव्य शिक्षण है उसके सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई सारे उद्देश्य हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो रहता है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।